गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल का जो हमारा पार्ट था उस पार्ट में हम पढ़ रहे थे मानव का पाचन तंत्र। क्या पढ़ रहे थे? मानव का पाचन तंत्र। तो इस मानव का जो पाचन तंत्र है उसमें हमने चालू कर दिया था क्या पॉइंट? आहार नाल। किसके बारे में देख रहे थे? आहार नाल के बारे में। आहार नाल। और आहार नाल में भी हमने जो पहला टॉपिक था कौन सा? मुख्य गुहा। कौन सा टॉपिक? मुख्य। ये टॉपिक हमने चालू कर दिया था और इसमें मैंने जो आपको चीजें थी वो समझा दी थी। अब हम इसमें जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो लिख लेते हैं मुख्य गुहा के बारे में। तो मुख्य गुहा में सबसे मुख्य जो चीज है वो हमने दांतों के बारे में देखते हैं। हम पहली बात हम लिखते हुए रहना आप दांत। तो दांत हम देखें तो दो प्रकार के दांत होते हैं। पहले दांत जो थे वो कौन से थे? दूध के दांत। दूध के दांत, या उसको हम क्या बोलते हैं? अस्थायी दांत। क्या कहते हैं? अस्थायी दांत कहते हैं। और इनकी संख्या लिख लेना, कितने होते हैं? 20। कितने होते हैं ये दांत? 20 होते हैं। ऐसे कैसे लिख लेना, मतलब इनको बताया गया है। फिर इसके आधार बाद में देखा हम कि वयस्क में दांतों की संख्या, और ये दांत यहाँ लिखो तो ऐसे लिख देना। किसके आधार पर है ये? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर ये दांत दो प्रकार के हैं। पहले दूध के दांत या स्थायी दांत। दूसरे दांत होते हैं वो होते हैं स्थायी दांत। दूसरे जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? वयस्क दांत या स्थायी दांत। या इनको हम बोलते हैं वयस्क दांत। वयस्क दांत। वयस्क जो दांत होते हैं इनकी संख्या लिख देना, कितनी? 32। कितनी होती है इनकी संख्या? 32 होती है। अब संरचना और कार्य के आधार पर दांत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अगला जो पॉइंट डालेंगे हम वो डालेंगे क्या? संरचना व कार्य के आधार पर। संरचना व कार्य के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। संरचना व कार्य के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब ये 4 प्रकार के कौन कौन से हैं और किस प्रकार से होते हैं वो देखेंगे हम। ये देखना, जो 4 प्रकार के दांत हैं उनके बारे में देख रहे हैं। नंबर 1 नंबर पर देखेंगे हम। पहले नंबर पर जो हम दांत देख रहे हैं वो दांत है क्या? इनसाइजर। इनसाइजर। दूसरे नंबर पर देखेंगे वो है कैनाइन। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे वो है प्री मोलर। और चौथे नंबर पर हम देखेंगे क्या? मोलर। मोलर। ये हमारे दांतों की नाम है। अब अगर हम इनमें देखें तो ये जो दांत हैं उनमें इनका जो अगर नाम देखें तो इसे बोलते हैं क्या? कृंतक। इसे बोलते हैं क्या? रदनक। इसे बोलते हैं क्या? आग्र स्वर्णक। और इसे क्या बोलते हैं? स्वर्णक। अगर अब हम इनकी संख्या देखें तो जैसे यहां लिख रहा हूं मैं वयस्क में, और ये किसमें? शिशु में। और इसके आगे लिख रहा हूं इसके क्या? कार्य। ये चीजें देखेंगे हम। एक तो रहा है ना, इधर ध्यान देना। देखिए इधर दिख रहा है या नहीं, देख कर बताना। दिख रहा है यहाँ तक। तो अब देखना कि हम अब इनकी बातें इनके देख रहे हैं। ये भी ध्यान देना कि इंसाइजर को हम स्मॉल आई से लिखते हैं, कैनाइन को सी से लिखते हैं, इसको पी एम से लिखते हैं और इसको एम से लिखते हैं। ये भी ध्यान दे लेना। अब हम अगर देखें तो हमारा जो सूत्र था मैंने कल बताया था आपको, ये सूत्र था हमारा 21-23 बटेवे 21-23 गुणा 2।
बराबर 32। ये तो किसका है, वयस्क का धन सूत्र है। किसका है, वयस्क का धन सूत्र। और अगर हम शिशु की बात करें, शिशु की बात करें तो उसका धन सूत्र क्या होगा, ये तो होंगे लेकिन ये नहीं है, इसमें ये नहीं है और यहाँ यस, फिर ये भी और इंटू बराबर कितने हो जाएंगे, 20। इस प्रकार से ये दांतों की संख्या होगी इसमें। अब हम इनसे देखेंगे इन दांतों की संख्या। देखना, अभी मैंने बताया कि आधे जबड़े में 2 और 2 4 गुणा 2 तो कितने हो जाएंगे, ये वयस्क में 8, शिशु में भी कितने हो जाएंगे ये दांत 8। और इनका कार्य क्या होता है, काटना। छेनी के आकार के ये दांत होते हैं। हमारे जो सामने के दांत होते हैं ना, सामने जो दांत होते हैं जो सामने से हमें दिख रहे हैं, उनसे हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, काटने का कार्य करते हैं। छेनी के आकार के होते हैं, इनका कार्य क्या है, काटना। फिर अगर हम देखें किसके बारे में, कैनाइन के बारे में, या जो रदरल दांत हैं, 1 और 1 2 गुणा 2 तो कितने हुए 4। इसमें भी कितने होंगे 4। और इनका कार्य, ये जो हमारे नुकीले दांत होते हैं, एक एक 2 ऊपर वाले में 2 नीचे वाले, इनका कार्य होता है क्या, चीरना फाड़ना। चीरना फाड़ना मतलब किसी भी चीज को चीरना फाड़ना है, वो कार्य करते हैं कौन से दांत, कैनाइन दांत। और जो मांसाहारी होते हैं उनमें ये दांत क्या होते हैं, ज्यादा विकसित होते हैं। मांसाहारियों में ये जो दांत हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा विकसित होते हैं। फिर अगर हम प्रीमोलर की बात करें, किसकी बात करें, प्रीमोलर की, तो कितने 2 2 4 गुना 2 तो कितने हुए 8। प्रीमोलर कितने हुए, इसमें 8 हुए। अगर हम प्रीमोलर की बात यहाँ करें तो कितने होंगे, 0 गुणा 2 तो कितने होंगे 0। और प्रीमोलर का कार्य क्या होगा, चबाना। क्या होगा, चबाना। फिर अगर हम मोलर की बात करें तो कितने, 3 दूनी 6 और दूनी कितने हुए 12। अगर हम यहाँ बात करें तो कितने होंगे 8। और इसका भी कार्य क्या होगा, चबाना। क्या होगा, चबाना या पीसना भी बोल सकते हो। अगर हम कुल दांतों की बात करें, यहाँ हम अगर कुल दांतों की बात करें, कुल तो कितने होंगे 12 और 8 20 और 12 कितने हुए 32 दांत। अगर हम यहाँ बात करें तो कितने दांत हुए 20 दांत। 32 दांत और ये कितने हुए 20 दांत। ये क्या हो गई हमारी दांतों की संख्या और दांतों के प्रकार हो गई। अब इसके बाद में आप लिख लेना क्या, दंत सूत्र। उसके नीचे आप पॉइंट लिख लेना क्या, दंत सूत्र। और उसमें ये वयस्क का और ये शिशु का ऐसे कैसे लिख लेना कि वयस्क का दंत सूत्र क्या होता है और शिशु का दंत सूत्र क्या होता है, वो लिख लो आप एक बार, वयस्क और शिशु का दंत सूत्र। उसके बाद में हम देखते हैं आगे, दंत सूत्र हो गया। अब देखो अगर हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हैं वो देखते हैं तो लिखना आगे आप है नीचे अलग लाइन में ये लिख लिया। उसके बाद में जैसे पूछ ले कि शिशु में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं, तो सबसे पहले आते हैं इंसाइजर दांत। कौन से दांत आते हैं सबसे पहले, इंसाइजर दांत आते हैं सबसे पहले। तो आगे कुछ लाइनें लिखना। उसके बाद में हम दांत की संरचना के बारे में देखते हैं। तो देखो छोटे बच्चों में सबसे पहले इंसाइजर दांत आते हैं। पहली लाइन लिखना, छोटे बच्चों में सबसे पहले इंसाइजर दांत आते हैं। तो छोटे बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं, इंसाइजर दांत आते हैं। अगर कोई पूछ लिया जाए कि छोटे बच्चों में निकलने वाले जो सबसे पहले जो दांत है कौन से दांत होते हैं, तो क्या लिखोगे, इंसाइजर दांत। उसके बाद में हम देखो कि चूहा है वो इंसाइजर दांतों की लंबाई कम करने के लिए वस्तुओं को कुतरता है। आप देखते हो कि चूहा कहीं पर भी
कहीं पर भी है वो चुप नहीं रहता, हमेशा अपनी दांत चलाता रहता है, कुतरता रहता है। तो उसका कारण ये है, उसे सिखाया जाता है ये बचपन में ही, अगर वो ऐसा नहीं करे तो उसके जो इनसाइड दांत है वो बढ़ जाए, उसका मुंह है बंद हो जाए, वो खाना नहीं खा सकता। इसलिए वो अपने दांतों को घिसने के लिए, अपने दांतों को घिसने के लिए सदैव क्या करता रहता है, वस्तुओं को कुतरता रहता है, अपने दांत हमेशा वो चलाता रहता है। किस कारण? घिसने के कारण। क्यों? क्योंकि उसके दांतों की जो लंबाई है इनसाइड दांतों की, वो सदैव क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो अगली लाइन में लिखना कि चूहा इनसाइड दांतों की, चूहा इनसाइड दांतों की लंबाई कम करने के लिए वस्तुओं को कुतरता है। इससे कोई बैर नहीं होता है वस्तुओं से। चूहा इनसाइजर दांतों की लंबाई कम करने के लिए वस्तुओं को कुतरता है। मतलब चूहा है हमेशा कोई ना कोई वस्तु काटता रहता है, कुतरता रहता है। इसका कारण क्या है कि अपने जो दांत है उनकी लंबाई कम करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके दांतों की जो लंबाई है वो सदैव क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। इसलिए वो दांतों की लंबाई कम करने के लिए सदैव क्या करता रहता है, वस्तुओं को काटता रहता है। फिर आगे देखें कि हाथी के जो बाहर निकले हुए जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं, वो कैनाइन दांत होते हैं। तो ये भी लिख लेना, हाथी के बाहर निकले हुए दांत कैनाइन होते हैं, कैनाइन होते हैं। मतलब ये पूछ लिया जाए कि हाथी के जो बाहर निकले हुए दांत हैं वो कौन से दांत होते हैं, तो आप बताएंगे क्या, कैनाइन दांत। कौन से दांत होते हैं, कैनाइन दांत। हाथी में बाहर निकले हुए जो दांत होते हैं वो दांत होते हैं कौन से, कैनाइन दांत। अगर अब हम देखें हमारे दांत की संरचना के बारे में पढ़ें, अगला हम देखेंगे दांत की संरचना कि दांत जो है उसकी संरचना कैसी होती है, किस प्रकार से दांतों की संरचना होती है वो देखते हैं। दांत की संरचना देख रहे हैं हम। ये यहाँ पर हमारी रुधिर वाहिनियां और तंत्रिका कोशिकाएं होती है दांतों की। उसके बाद में हम देखें तो दांत के ऊपर एक तो डेंटिन का आवरण होता है और उसके बाद में ऊपर एक इनेमल का आवरण होता है। क्या देखें, एक तो डेंटिन आवरण होता है और उसके बाद में एक इनेमल का आवरण होता है। अगर हम ये देखें तो इस प्रकार से ये तो एक डेंटिन का आवरण होता है और उसके बाद में अगर हम देखें तो एक हमारे दांतों पर इनेमल का आवरण होता है। क्या होता है, इनेमल का आवरण होता है। इस प्रकार से दांत की संरचना होती है। तो ये ऊपर वाला जो आवरण है वो तो है इनेमल का आवरण। दूसरा जो ये है वो है क्या, डेंटिन। और ये हमारी जो दांत की गुहा होती है जिसमें क्या पाई जाती हैं, तंत्रिकाएं और रुधिर वाहिनियां। ये दांत की गुहा है वो क्या होती है, इसमें पाई जाती हैं तंत्रिका और रुधिर वाहिनियां। ये हमारे दांतों के बारे में बताया गया है। जो हमारे दांत हैं उसमें एक तो कठोर ऊपर का आवरण होता है वो इनेमल होता है
और उसके बाद में इसके ऊपर दूसरा जो आवरण है वो है डेंटिन, जो दंत कोशिकाएं स्राव करती है डेंटिन का। ये जो डेंटिन आवरण है उसका स्राव कौन करती है? दंत कोशिकाएं। ये दांत की जो ये कोशिकाएं हैं वो स्राव करती हैं और ये परत बनाती हैं कौन सी? डेंटिन की परत। कौन सी बनाती है? डेंटिन की परत। तो डेंटिन की परत का स्राव करने वाली जो कोशिकाएं हैं वो होती है कौन सी? दंत कोशिकाएं। कभी कभार आप देखना कि हमारे दांतों में गर्म या ठंडा, ये जो निर्जीव पदार्थ है इसलिए हमें दांतों को गर्म या ठंडा नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी हमारे दांतों को गर्म या ठंडा महसूस होता है। उसका कारण क्या है कि हमारे दांतों में यहाँ पर जैसे छिद्र होने लग गया या गड्ढा बनने लग गया। अब इस गड्ढे में जैसे भोजन क्या पस रहा है? भोजन पस रहा है और यहाँ पर सड़ गल करके ये गड्ढा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, डेंटिन तक पहुंच गया। और डेंटिन तक पहुंचने के बाद में अगर ये गड्ढा यहाँ तक आ गया, कहाँ तक? हमारी तंत्रिका कोशिकाओं तक, क्योंकि कोई भी संवेदना कौन पहुंचाती है? तंत्रिका कोशिका। तो यहाँ तक आ गया तो फिर कोई भी वस्तु यहाँ हमें स्पर्श होगी तो उसकी ये तंत्रिकाएं जो हैं वो सूचना देंगी किसको? मस्तिष्क को, और हमें गर्म या ठंडे का महसूस होगा। हमारे दांत है उनमें सनसनाहट की जो है वो या सनसनाहट है वो हमें झंझनाहट की उत्पन्न होगी। इस कारण हमें दांतों को हमेशा क्या करते रहना चाहिए? सफाई करते रहना चाहिए, वरना दांतों का जो ये कठोर कवच है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? नष्ट होने लगता है। किसके कारण? मुंह की अम्लता बढ़ने के कारण। कि अगर हम मुंह में ब्रश नहीं करते हैं तो भोजन के जो कण हैं वो पसे हुए रह जाते हैं और वो सड़ गल करके क्या हो जाता है? हमारा जो मुंह है वो सड़ने गलने लगता है और हमारे दांतों का जो कठोर कवच था इनेमल वो क्या होने लगता है? नष्ट होने लगता है। वरना ये बहुत हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है वो इनेमल होता है, जो कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ होता है। इसका बना होता है ये कैल्शियम का फास्फेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट और CaPO4, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। अम्ल और क्लोरीन के जमाव से ये परत हो जाती है नष्ट। अगर कोई भी अम्ल है, किससे? अम्ल व क्लोरीन के जमाव से ये जो परत है हमारी इनेमल वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और हमारे दांत धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? पीले पड़ करके नष्ट होने लग जाते हैं। हमारे दांत है वो पीले पड़ने लग जाते हैं और हमारे दांत क्या होने लग जाते हैं? नष्ट होने लग जाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे दांत की संरचना में देखें हम तो आप देखेंगे कि दांतों के ऊपर दो परतें पाई जाती हैं। ये चित्र था उसके माध्यम से हमने समझा। अब आगे हम देखते हैं कि जो हमारे दांत हैं उन दांतों पर क्या होता है? दो परतें पाई जाती हैं। तो लिखना अगली लाइन में, दांतों पर दो परतें पाई जाती हैं। उसमें पहला हेडिंग डालना इनेमल। पहली परत का नाम क्या है? इनेमल। इनेमल पहला पॉइंट क्या है? इनेमल है। ये दांतों के सबसे ऊपर सफेद रंग का पदार्थ होता है जिसे हम इनेमल कहते हैं। मतलब दांतों के सबसे ऊपर सफेद रंग का पदार्थ, सफेद रंग का पदार्थ होता है। इनेमल क्या है? दांतों के सबसे ऊपर सफेद रंग का पदार्थ होता है। उसके बाद में हम देखते हैं आगे कि ये जो इनेमल है वो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। ये भी लिखेंगे, इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है जो किससे बना हुआ है? जो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, क्वेश्चन में लिख लेना, कैल्शियम कार्बोनेट व CaPO4 क्या लिखेंगे?
कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। मुख्य चीज ये कि इनेमल है, ये तो एक तो ये पूछा था हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है, तो आंसर आएगा इनेमल। फिर हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल जो है वो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। किससे? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है, ऐसा पूछा जाता है परीक्षा में। फिर आगे देखो, ये जो है वो अम्ल और क्लोरीन के जमाव से इनेमल परत नष्ट हो जाती है। अम्लों व क्लोरीन के जमाव से इनेमल परत नष्ट हो जाती है और दांत कमजोर हो जाते हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं। कि हमारी जो इनेमल परत है वो नष्ट हो जाती है और जो हमारे ये दांत है वो क्या हो जाते हैं? कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए अगर हमें इन्हें कमजोर होने से क्या करना है? बचाना है, तो हमें क्या करना चाहिए? रोजाना क्षारीय टूथपेस्ट का उपयोग करना चाहिए। तो ये लिख सकते हो, इसे नष्ट होने से बचाने के लिए रोजाना क्षारीय टूथपेस्ट का उपयोग करना चाहिए। अगर हमें इन्हें नष्ट होने से बचाना है तो बचाने के लिए हमें हमेशा क्या करना होगा? क्षारीय टूथपेस्ट का उपयोग करना होगा। ये किसके बारे में हुआ? इनेमल के बारे में। वही होता है कि हम जो टूथपेस्ट करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है? कि दांतों में जो अम्लता है उसको दूर करना। तो ये कह सकते हो आप कि दातुन करने का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? मुंह की अम्लता को समाप्त करना। मुंह की अम्लता को समाप्त करना है, वो ही दांतों का मुख्य क्या होता है? उद्देश्य होता है। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरा, डेंटिन। इनेमल के निचली परत है वो डेंटिन कहलाती है। दूसरी परत क्या है? डेंटिन। देखना कि डेंटिन, दूसरा पॉइंट क्या था? डेंटिन। तो इनेमल की जो नीचे की परत है वो क्या कहलाती है? डेंटिन। इसमें लिखना, इनेमल के नीचे की परत डेंटिन होती है, डेंटिन होती है। इनेमल की जो नीचे की परत है क्या होती है? डेंटिन होती है। अब डेंटिन है उससे क्या होती है? तंत्रिकाएं जुड़ी रहती हैं जो संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। डेंटिन से तंत्रिकाएं जुड़ी रहती हैं, डेंटिन से तंत्रिकाएं जुड़ी रहती हैं जो संवेदनाओं को
संवेदनाओं को कहाँ पहुंचाएंगे, मस्तिष्क तक पहुंचाती है। जो संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। डेंटिन से तंत्रिकाएं जुड़ी होती है। इन तंत्रिकाओं का क्या कार्य है, संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। बस यही है इसमें। उसके बाद में हम देखेंगे हमारी जो जीभ है उसके बारे में देखते हैं। अब किसके बारे में देखते हैं हम, जीभ के बारे में। ये दांतों के बारे में हो गया। इसके बाद में मुख बारे में मैंने बताई थी क्या पाई जाती है, जीभ। क्या पाई जाती है, जीभ। मुख गुहा के बारे में हम बातें कर रहे हैं अभी। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, जीभ के बारे में। किसके बारे में करेंगे, जीभ। तो किससे बनी है, मांसपेशियों से बनी होती है। जीभ किससे बनी होती है, ये मांसपेशियों से बनी होती है। जीभ जो है हमारी वो किससे बनी होती है, मांसपेशियों से बनी होती है। जो ये जीभ है किससे बनी होती है, मांसपेशियों से बनी होती है। मांसपेशियों से बनी होती है। फिर हम देखें इसके बारे में, तो जीभ पर क्या होता है, इसका कार्य क्या क्या है। एक तो ये जो है जीभ हमारे बोलने में सहायता करती है। एक तो क्या कार्य कर रही है, बोलने में सहायता करती है। बोलने में जीभ बोलने में सहायता करती है। एक तो हमारी ये जो जीभ है क्या कार्य कर रही है, बोलने में सहायता करती है। दूसरा, जीभ जो है, जीभ वो क्या कार्य करती है, भोजन को मुख में चारों ओर, मुख गुहा में चारों ओर घुमाने का कार्य करती है। फिर एक और कि जीभ पर क्या पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जीभ पर क्या पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। जीभ पर क्या होती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ये जीभ देखो क्या क्या कार्य करिए, मांसपेशियों की बनी हुई है, बोलने में सहायता करती है, और ये भोजन को मुंह गुहा में चारों ओर घुमाती है, और इस पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। फिर इसके बाद में ये जो देखना कि जो जन्म से गूंगे व्यक्ति होते हैं उनमें क्या जीभ नहीं पाई जाती। अगर हम ये देखें कि बोलने में सहायता कर रही है, क्या कर रही है, बोलने में सहायता कर रही है, तो क्या गूंगे व्यक्ति होते हैं उनमें जीभ नहीं होती है, उनमें भी जीभ पाई जाती है। तो आप ये लाइन लिख सकते हो, जन्म से गूंगे व्यक्तियों में भी, जन्म से गूंगे व्यक्तियों में भी जीभ पाई जाती है। देखो ध्यान देना, हमारे जो वाक्य यंत्र हैं, जो वाक्य यंत्र है उनसे ध्वनि उत्पन्न होती है, और जीभ उन्हें क्या देती है, लय देती है, उन्हें अलग अलग भाषा देती है। वो कौन देती है, जीभ के द्वारा होता है। वरना वाक्य यंत्र हमारा कंठ है, वहां से ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि तो उत्पन्न वो भी करता है, गूंगा व्यक्ति भी ध्वनि उत्पन्न करता है, हाँ उनकी आवाजें उत्पन्न करता है। तो इसका मतलब उसमें क्या ध्वनि नहीं है, ध्वनि तो है उसमें, लेकिन वो बोल नहीं सकता। तो उसका कारण कई कारण हो सकता है, उसके मस्तिष्क में नियंत्रण करने वाले जो कारक हैं वो हो सकते हैं, या अन्य कोई कारण उसका हो सकता है जिसके कारण वो बोल नहीं सकता, वरना उसमें जीभ पाई जाती है। तो ये भी ध्यान रखना कि गूंगे व्यक्तियों में भी जीभ पाई जाती है। अब ये जो जीभ है वो फ्रेनुलम के द्वारा हमारी हायोइड अस्थि से जुड़ी हुई होती है। तो आगे लिखेंगे कि जीभ जो है वो फ्रेनुलम के द्वारा हायोइड अस्थि से जुड़ी होती है। फ्रेनुलम के द्वारा हायोइड अस्थि से जुड़ी हुई होती है।
अब ये स्वाद कलिकाएं देखिए हमने तो कैसे कैसे पाई जा रही हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। स्वाद कलिकाओं के बारे में देखते हैं। तो यहाँ देखना, अभी मैं बता रहा हूँ आपको बना करके कि हमारी जो जीभ है उसके बारे में। मान लीजिए यहाँ पर ये हायोडस्ती है, उसके बाद में ये इसका फ्रेनुलम है, और इस फ्रेनुलम से ये हमारी जीभ जुड़ी हुई है। ये हमारी जीभ है जो जुड़ी हुई है। तो ये तो कौन सी है? हायोडस्ती। और ये क्या है? फ्रेनुलम। फ्रेनुलम, ये तो हायोडस्ती है और ये क्या है? फ्रेनुलम है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि जो ये हमारी जीभ है वो किस किस प्रकार से क्या क्या कार्य कर रही है। तो ये ध्यान देना, यहाँ जो इसका ये पर्श शिरा है, यहाँ पर जो पाई जाने वाली ये स्वाद गलिकाएं हैं, ये स्वाद गलिका ये करवाती है क्या? कड़वे स्वाद का ज्ञान। क्या करवाती हैं? कड़वे स्वाद का ज्ञान। फिर अग्रभाग पर यहाँ पर पाई जाने वाली जो ये स्वाद गलिकाएं हैं, ये जो शीर्ष भाग पर सामने पाई जाती हैं, वो क्या करवाती हैं? मीठे स्वाद का ज्ञान। क्या कराती हैं? मीठे स्वाद का। फिर अगर हम इनके बारे में देखें, ये पार्श्व में, यहाँ अगर यहाँ देखें पार्श्व में, यहाँ देखें हम, यहाँ देखें हम पार्श्व में, तो यहाँ पार्श्व में ये करवाती है किसका? खट्टे स्वाद का। किसका ज्ञान करवाती हैं? खट्टे स्वाद का ज्ञान करवाती हैं। फिर अगर हम ये देखें कि ये जो खट्टा स्वाद है उसके चारों ओर अगर हम इनके बारे में यहाँ देखें, ये यहाँ बीच में कोई भी स्वाद गलिका नहीं होती है। और अगर हम यहाँ देखें इनके आसपास, यहाँ देखें हम, तो ये जो स्वाद होता है वो होता है कौन सा? नमकीन स्वाद। कौन सा होता है? नमकीन। कौन से स्वाद का ज्ञान करवाती है? नमकीन स्वाद का ज्ञान करवाती हैं। तो ये हमारी जो जीभ है उस पर पाई जाने वाली जो स्वाद गलिकाएं हैं उनके बारे में देखा हमने। क्या देखा? उसके बारे में हमने इनके बारे में देखा। किसके बारे में? कि हमारी जीभ है हायोडस्ती से फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी होती है, मांसपेशियों की बनी हुई होती है, और इस पर स्वाद गलिकाएं होती हैं। पीछे वाले भाग पर कड़वे स्वाद की गलिकाएं होती हैं, शेष भाग पर आगे वाला जो भाग है उस पर मीठे स्वाद की गलिकाएं होती हैं, पार्श्व में खट्टे स्वाद की गलिकाएं होती है, और बीच में कुछ भाग में नमकीन स्वाद को ज्ञान करने वाली गलिकाएं पाई जाती हैं। ये हमने किसके बारे में देखा? हमारी जीभ की संरचना के बारे में देखा। तो आज के पार्ट में जो हमने देखा वो किसके बारे में? दांतों के बारे में और जीभ के बारे में देखा। अब इसके बाद में हम आगे मुख में और अन्य जो है जैसे लाल ग्रंथियां हैं, एक यौला होता है, यौला, उसके बारे में देखेंगे हम, जिसको कोकिलिया बोलते हैं यौला, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।